मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी सर, बहुत बढ़िया। देखिए, जिस तरीके से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जहां एक बार गेहूं की निर्यात पर एक बार रोक लगा दी है, अब गेहूं बाहर नहीं जा पाएगा। लेकिन उससे पहले की अगर बात करते हैं तो पहले सरकार इस पर जोर दे रही थी, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये समझना होगा भारत को कि आज भारत सरकार ने जो निर्यात पे रोक लगाई है, किसान ना तो आयात का पक्षधर है ना निर्यात का पक्षधर है। पहले किसान ये चाहता है कि भारत का जो नागरिक है उसका पेट भरना चाहिए। और आपको आपको देखना होगा कि जब किसान गेहूं की उपज लगा रहा था, फसल लगा रहा था, उस समय डीएपी की खाद की किल्लत आई। कि जी। सबसे बड़ा कारण है कि आज किसान जो है, किसानी भी हाशिए पे है और देश का आम नागरिक जो पीढ़ी के अनाज के ऊपर निर्धारित है, वो लोग वो भी हाशिए पे चले गए हैं। उत्पादन लगभग 40% घटा है और हरियाणा सरकार ने 41% अपने कुल जो उन्होंने रिजर्व करना था कोटा, उससे मतलब 40% ही सरकार परचेज कर पाई। तो आप समझ सकते हैं कि किसान के ऊपर सरकार ने ये लगाया रोक कि किसानों ने जो है अनाज को स्टोर कर लिया है। पर जी। आज स्थिति क्लियर हो चुकी है, सरकार को मानना पड़ा और समझना पड़ गया कि किसान के पास अनाज नहीं है। किसान को अगर सही समय पर सरकार पानी, बिजली, डीएपी, खाद, उर्वरक दे देती तो आज भारत की स्थिति ये ना होती। तो इसका कुल जो कारण है वो सरकार का फेलियर है और सरकार एक साजिश के तहत, एक रंजिश के तहत किसान को दबाने के लिए कार्य करती हुई आपको नजर आ रही है। क्योंकि किसानों ने 13 महीने लगातार देश की दहलीज के ऊपर बैठकर, दिल्ली के ऊपर बैठकर किसानों ने धरना दिया, सरकार को समझाने की कोशिश की कि एमएसपी की गारंटी और ये 3 काले कानून को सरकार को वापस लेना होगा। पर सरकार ने ना ही तो अभी तक एमएसपी गारंटी दी और उनके जो प्रवक्ता हैं आए दिन लगातार जो है उलझुल बातें करते आपको नजर आएंगे। तो आज सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, सबसे पहले देश के कमेरे किसान को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसको जो सरकार की जो नीतियां हैं उसको सीधा किसान तक पहुंचाना होगा। आज आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसानों को लूटने का काम कर रही है। खाद उर्वरक के ऊपर एक बहुत बड़ी बहस हो रही है। जो सरकार का बजट 85,000 करोड़ का था, वो 1.5 लाख करोड़ से लेकर 2 लाख करोड़ तक का बजट बन गया उर्वरक का। वो सब्सिडी कंपनी को दी जाती है, पर किसानों को क्या मिलता है? लाठियां, बड़ी बड़ी लाइनें। चलिए ठीक है स्वामी जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से चर्चा लगातार आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी किसान मोर्चे की तरफ से राजेंद्र वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। राजेंद्र जी, इस तरीके से लगातार सरकार ने बड़ा फैसला यहां पर ले लिया और ऐसे में किसान नेता भी इससे नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए एमएसपी को लेकर भी परेशानी लगातार बरकरार बनी हुई थी, लेकिन उसी बीच एक और ये बड़ा फैसला यहां पर आ जाता है। इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो जनता टीवी के माध्यम से हमारे देश के सभी किसान भाइयों को, हमारे देश की जनता को और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, जय हिंद कहता हूं। देखिए, हम खेती किसानी के माहौल में पैदा हुए और हमने जीवन भर हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर के खेती किसानी के काम को किया है। हमारे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की खेती किसानी, चाहे वो कितनी भी संसाधन जुटाएं सरकारें, पानी की, बिजली की फैसिलिटी, किसान के लिए खाद की, बीज की सारी सुविधाएं दें, लेकिन फिर भी खेत में उत्पादन के ऊपर प्रकृति का, मौसम का, पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहली बार तो ये मानना चाहिए कि हर बार फसल हमारे अनुमान के उत्पादन अपने अनुमान के अनुसार नहीं होती। कई बार फसल में 2%, 4% प्रोडक्शन में गिरावट आ जाती है, कई बार बढ़ोतरी हो जाती है। अब की बार ये जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ था, इसकी वजह से माना गया और पूरे देश में ये विपक्षी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी वाले, इंडो पार्टी वाले और दूसरी पार्टियों वाला, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों के अंदर अफवाहें फैलाओ ताकि देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, लोगों के मन को हाईटेक करने का एक काम करते। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति से ये अफवाहें फैलाई गई कि गेहूं उत्पादक देश है दोनों, रूस और यूक्रेन, दोनों देशों में युद्ध की स्थिति के वजह से वहां का खेती और वहां का किसान जो है वो काम नहीं कर पा रहा, उत्पादन वहां घटेगा, पूरी दुनिया में गेहूं का दाम बढ़ेगा। इसलिए हमारे देश में कुछ तो 2-4% उत्पादन कम हुआ मौसम की वजह से, और दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से किसानों को और हमारे जैसे छोटे गाँव के हर गाँव में छोटे छोटे व्यापारी पैदा हो गए, उनको ये लगने लगा कि गेहूं की पैदावार
कम होने की वजह से, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इसके भाव बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने गेहूं को मंडी में नहीं जाने दिया। बहुत ज्यादा गेहूं का छोटे पैमाने के ऊपर स्टॉक कर लिया गया। लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम लोग गेहूं के निर्यात के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, तो हमारा जो भी उत्पादन हुआ है उसका सबसे पहला जो हक बनता है वो भारत की जनता का बनता है। क्योंकि देश का उत्पादन चाहे किसी भी हिस्से में रहा हो, हमारे देश की जनता का हित देखना भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, आपने इस बात का जिक्र किया कि सबसे पहला हक जो बनता है वो भारत की जनता का बनता है, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज और यहाँ पर बोली है कि गेहूं को स्टॉक किया गया है, लेकिन स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार गेहूं की पैदावार ही कम हुई है, तो स्टॉक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखिए जी, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, बारडा दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ खेती किसानी मुख्य व्यवसाय है। हमारे क्षेत्र के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से ओलावृष्टि के कारण सरसों का उत्पादन भी हमारे यहाँ कम हुआ है। 2%, 3%, 5%, 10%, किसी किसी क्षेत्र में 20-30% तक भी उत्पादन कम हुआ है। इस एकड़ में 30 मन 12 क्विंटल तक सरसों होती थी, वहां 12 से 15 क्विंटल तक की उत्पादन उस खेत में दी है। गेहूं का उत्पादन भी 15 से 20% कम हुआ है। लेकिन हमारे देश में बंपर पैदावार फसल की हुई है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की हालात की वजह से, कुछ मौसम के मार की वजह से उत्पादन कम होना, साथ में इन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी के नेताओं द्वारा जो अफवाहें फैलाई गई है, कितना ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए, ठीक है, रोक रहा हूं आपको, ठीक है स्वामी जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए प्रद्युम्न शर्मा जी कितना झूठ बोल रहे हैं। ये ओलावृष्टि का नाम लेते हैं और ये नहीं बताते किसान की खाद के ऊपर 2 लाख करोड़ का जो गमन करके बैठ गए। राजेंद्र जी, अभी आऊंगा आपके पास, आपको सुना है। अब एक बार थोड़ा समय थोड़ा किसान नेता राजेंद्र स्वामी जी को भी दे देते हैं, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, बोलिए। देखिए, इनसे पूछिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो बजट था उर्वरक का, इन्होंने कंपनी को दिया, आवंटित कर दिया सीधा पैसा। वो पैसा देने के बाद इनके प्रदेश के अंदर खाद समय पे क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, किसानों को खाद समय पे क्यों नहीं दिया गया? और ऊपर से इनके कृषि मंत्री बोलते हैं किसान धरने पे बैठे हैं, किसानों ने रेलें रोकी हुई है, इसलिए जो है जो उर्वरक जो है डीएपी खाद जो है किसानों तक नहीं पहुंचाई जा रही। और दूसरी बात सुनिए, अब ये बोल रहे थे कि 85 लाख मैट्रिक टन हरियाणा के अंदर इनका जो है लक्ष्य है अपना गेहूं का उत्पादन खरीदने का। मात्र 41% ही खरीद पाई सरकार, और किसानों पे फिर इन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। किसानों ने छोटे छोटे स्टॉकिस्ट बन गए, किसान व्यापारी बन गया है। आप ये बोल रहे हैं कि उत्पादन नहीं हुआ, जो है आयात हम नहीं कर पाएंगे, तो हम निर्यात हम नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कितने झूठे हैं। किसान और जनता को भड़काने के काम सिवाय इनके पास कुछ काम नहीं है। देश की जनता को लगा दिया है इन्होंने हनुमान चालीसा के लिए। कभी कुतुब मीनार ढूंढते हैं, कभी ये ताजमहल ढूंढते हैं, पर कभी इन्होंने देश का किसान और देश का गरीब इंसान ढूंढने की कोशिश की? ये कभी नहीं ढूंढेंगे। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज देश का युवा जो है आत्महत्या कर रहा है। लेकिन स्वामी जी, आप जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, देखिए मैं आपको 2 पॉइंट में समझा देता हूं। एक पॉइंट सबसे पहला यह है कि जिसका जिक्र किया जा रहा है कि ओलावृष्टि हुई है, बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं फसल पे प्रभाव पड़ा हुआ है। दूसरी बात आपने जिक्र किया खाद का। कृषि मंत्री ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि खाद में थोड़ी दिक्कत जरूर आई थी आपूर्ति में, लेकिन समय रहते सभी किसानों तक पहुंचा दी गई थी। तो ऐसे में जब भारत में ही गेहूं की उत्पादन जो कम हो रहा है, तो अगर बाहर भेजा जाएगा तो भारतवासियों को फिर क्या मिलेगा? प्रद्युमन जी, मैं वही बता रहा हूं, हम निर्यात के पक्ष में नहीं है। हम पहले ये कह रहे हैं कि देश की जनता का पेट भरना चाहिए, ठीक है। पर किसान को जो उत्पादन ही नहीं आप करने देंगे, किसान को लाइनों में लाठियों के नीचे आप ले जाना चाहेंगे। आज देखिए, किसान खाद लेने के लिए लाइनों में खड़ा है, किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए लाइनों में खड़ा है। 2014 के कनेक्शन लंबित है, अभी भी सरकार द्वारा किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दी जा रहे हैं। अलग बड़ी कंपनी से इनका सीधा संबंध है, और ये सरकार जानबूझ के किसानों को महंगे पंप लेने के लिए मजबूर कर रही है। किसानों को जो है ड्रिप इरिगेशन से जोड़ने की बात करती है, महंगी ड्रिप लेने की बात करती है सरकार। तो सरकार को जो है किसान को अगर सीधा लाभ देना चाहती है, सबसे पहले सरकार को चाहिए किसानों को आज दी जाए। चलिए ठीक है राजेंद्र जी बोलिए। ठीक है स्वामी जी, अभी आपके पास भी आएंगे। ठीक है राजेंद्र जी, अब आप बोलिए। किसानों को बिजली मिलती है, मात्र 225 रुपए बिजली का बिल आता है हरियाणा में किसान का। हमारे साथ लगता हुआ राजस्थान का इलाका है जहाँ ट्यूबवेल का बिल 2 महीने का। ठीक है, लेकिन बिजली कट भी तो हो रही थी, बिजली कट भी तो हो रही थी राजेंद्र जी, अभी देखा गया था। आप बिजली आपूर्ति की बात कर रहे हैं। हरियाणा के के लिए
जो खाद की और बीज की व्यवस्था है वो समय पर हुई। कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया में जो प्रोडक्शन का खाद का वो कम हो पाया, समय पर खाद नहीं पहुंची, थोड़ा बहुत लेट। सूरजमुखी का बीज नहीं मिला। आप बताइए ईमानदारी साथ, क्या किसान के पास सूरजमुखी का बीज है? क्या आज किसान को धान की फसल लगानी है 126 का बीज किसान के पास उपलब्ध है? क्या सरकार किसानों को बीज देने के लिए वचनबद्ध है? ईमानदारी से बताइए, कौन से केंद्र में किसान को बीज मिल रहा है? प्राइवेट जो है व्यापारी, उनसे किसान को महंगे दामों में बीज खरीदना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं किसानों को कैसे आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान से आप एक जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं। कि किसान ने 13 महीने देश के आंदोलन किया, उस आंदोलन को आप समझ रहे हैं कि किसान कहीं द्वारा खड़ा ना हो जाए, इसे किसान की आप मुकम्मल करना चाहते हैं। आप बताइए बिजली कहाँ आपूर्ति कर रहे हैं? आप बताइए नहरी पानी कहाँ पहुंचा रहे हैं? आप बताइए कौन से तेल पे पानी पहुंचा? एक तेल का नाम बता दीजिए, 2017 से लेके अब तक एक तेल का नाम बता दीजिए जहाँ आप तेल से पानी लेने का आपने काम किया है। पूरा प्रदेश मिलने का पानी नहीं, देखिए ऐसा जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे। आप एक एक करके आराम से बात करें तो दर्शकों तक सही जानकारी पहुंच पाएगी। देखिए एक एक करके बात करें। देश में अफवाह फैला करके अराजकता का माहौल पैदा करना है, अशांति का माहौल पैदा करना है। मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसानों के लिए जो काम किए गए हैं वो काम किसी ने सपने में सोचे थे। तेल तक पानी पहुंचाना, दक्षिणी हरियाणा के किसान नहरी पानी के लिए तरसते थे। मनोहर लाल जी ने भागीरथ का काम करने का काम किया और गंगा का, यमुना का जो पानी हरियाणा का हिस्से का था, जो पानी, अरे भैया दादूपुर नदी नहर आपने बंद कर दी, सिरसा बुटाना नहर आपका पानी बंद पड़ा है। आप बताइए क्या बात कर रहे हैं आप? एक उदाहरण ईमानदारी बताइए, कौन सी तेल में पानी पहुंच रहा है नाम बताइए। इसमें किसका पानी बंद पड़ा है? आप आगे देखिए भैया, हरियाणा का, राजस्थान से दादूपुर नदी नहर आपने बंद की नहीं की बताइए। आपने दादूपुर नदी नहर बंद की नहीं बताइए। अगर वो नहर चल रही होती कितने लाखों किसानों का भला होता। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आप एक सवाल का जरा जवाब दे दें। राजेंद्र जी आप, हाँ ठीक है राजेंद्र जी, आप खेती करते हैं? खेत है आपके पास? जी बिल्कुल करता हूं। ठीक है, आपने खेती की, खाद की आपूर्ति की बात करते हैं या बीजों की बात करते हैं, कहीं महंगाई दिखी? ऐसा है जी, यूरिया और डीएपी के ऊपर जितनी सब्सिडियां मिलती है ऑन रिकॉर्ड आप लोग पता कर लीजिए, लगभग 1800 से 2000 रुपए। मैं बस इतना पूछ रहा हूं आपसे कि जो चीज आप खेती में इस्तेमाल करते हैं उसमें महंगाई दिखी आपको? कोई महंगाई नहीं थी। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। अब यही सवाल का जवाब, क्योंकि आप बहुत देर से महंगाई का जिक्र भी लगातार हमारे बीच किसान नेता जुड़े हुए, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। स्वामी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बोलिए। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से खेती वो भी करते हैं लेकिन महंगाई का कहीं भी जोर देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पंप महंगे कर दिए, खाद महंगी कर दी, बिजली की परेशानी आ रही है। देखिए आज पूरा देश बात से त्राहीमाम होना है। डीजल के भाव बढ़ चुके हैं, डीजल का भाव लगभग 60% डीजल का भाव बढ़ चुका है। किसान पर जो है सबसे बड़ी मार जो डीजल की होती है। दूसरी बात आप देखेंगे समय में बिजली ना मिलना, खाद ना मिलना, डीएपी का रेट 1350 रुपए प्रदेश के अंदर हो चुका है। 1250 रुपए जो कट्टा मिल रहा था वह 1350 कट्टा मिल रहा है। तो आप समझिए जो कट्टा कभी मात्र 750 रुपए का था, 950 रुपए का था, वो लगातार बढ़ता बढ़ता कहां से कहां पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं महंगाई डबल से कई गुना बढ़ चुकी है। 2022 का लक्ष्य था, सरकार का कहना था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। एक आंकड़ा बता दीजिए कि आज किसान की आय दुगनी हुई है, किसान की आय खत्म हुई है। किसान जो खेती जो ठेके पे करता है वो किसान तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। जो किसान अपनी खेती करता है वो अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर हो चुका है। आज प्रदेश लेकिन स्वामी जी एक बात और इसमें सवाल अहम हो जाता है, क्योंकि जिस मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जहां पर देश से बाहर अब गेहूं नहीं जा पाएगा, इसमें आप समर्थन अपना दे रहे हैं? ठीक लग रही है आपको ये बात सरकार की? बिल्कुल ठीक है। सरकार को इसके ऊपर पहले अंकुश लगाना चाहिए था। उससे पहले बात ये थी किसान को समय पर अगर खाद बीज दिया होता तो ये नौबत आज हमें देख रही। चलिए ठीक है, अब देखिए समय कम है। दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर अलग अलग पक्ष के अलग अलग राय है, जहां पर किसान नेता भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए भारतवासियों के लिए सबसे पहले गेहूं है और इसके निर्यात पर जो रोक लगाई गई है वो कहीं ना कहीं किसान नेता भी उसका समर्थन कर रहे हैं।